नमस्कार। जय हिंद शो बस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप सबसे अनुरोध है कि आप नौबत खाना के सामने आ जाएं। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए। ये कहानी है वीरों की, संग्रामों की और भारत के अतीत के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों की। लाल किले की ये दीवारें भारत के गौरवशाली इतिहास की सदियों से साक्षी रही हैं। प्रस्तुत है जय हिंद रेड फोर्ट साउंड एंड लाइट शो। बहुत दूर से सफर करके आया हूं, अनदेखे अनसुने किस्से साथ लाया हूं। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी थम जाए। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं, वक्त। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल, 400 साल इस किले के। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों में, पर यह लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 18
1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज में नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीची कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वह सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है पातशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे। आज मैं आप सभी को उनके दरबार में शामिल हूँ। अशोक गिर गया ना फोन, तो मिलने का नहीं यहाँ से। आज का दिन बहुत खास है। आज और महज 9 साल इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आज शाहजहां का इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करें।
बरसों के इंतजार के बाद आज मुबारक दिन आ पहुंचा। मैं शहंशाह के हिंदुस्तान शाहजहां इस किले में आप सबका खैर मकबूल करता हूं। यकीनन ये किला आने वाले हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। शहजादा लश्करो, शहजादी और शहजादी रोशनी, आप बताएं कैसे मिली हमारी ख्वाबों की ये याद? इस किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आया है। बहुत खूब लाहौर में आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां पना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये याद किला। इतिहास और किताबों की घटनाओं के जरिए वर्णन और इतिहास के खेलों की आंखों से जमीन आसमान का फर्क। आज इतिहास के लिए इतिहास जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वही किसी रोज शिकोर ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने खास में तानसेन का दामाद गण समुद्र अपनी मधुर आवाज में ध्रुपद राग गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। सूरसेन की बीन और सुखसेन की रबाब की मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी। और इसी दीवानी खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत।
खदि दादीं तदिर दाना दीं तनन तनदीं तदिर दाना दीं तनन तनदीं तन तन तदीं तन तन तदीं बंद कर दे दोबारा करना है। पर इन 9 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक है, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहां वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेंगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिको सभी से अलग था। उसे तो यकीन था कि हिंदू धर्म और इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों संस्कृतियों के मिलाप के लिए वो हिंदू साहित्य, समाज, संगीत और तौर तरीकों को समझने की पूरी कोशिश में लगा था। शायद यही वजह थी कि कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिको का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इस हुकूमत के अंत के साथ ही पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई। दक्षिण में मराठे, पंजाब में सिख, असम में अहोम और न जाने कितनी जगहों पर अलग अलग बाज ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। जहां एक तरफ खतरा फिर दिल्ली की सरहदों पे दस्तक देने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था।
1739 में फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को नादिर शाह 700 हाथी, 400 ऊंटों और 12,000 घोड़ों पर लाद कर फारस ले गया था। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती। रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी की वटों में जो छुपा कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था कि वह कीमती हीरा इसके पास है। सिर्फ एक नूरबाई ही थी जिससे रंगीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से नूरबाई का रंगीला के अलावा एक और यार था, नादिर शाह। और उसने ये राज नादिर को बता दी। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया। पगड़ी बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। खौफनाक हमलों, लूटपाट और लंबे संघर्ष के बाद कभी शाम से खड़ा ये लाल किला अब खोखला हो गया था। 18वीं सदी में मुगल बिखरने लगे थे और सल्तनत कमजोर पड़ती जा रही थी। अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भी लगातार हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1757 में
वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुनबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल मराठों के साथ मिलकर देंगे। मदद के लिए आई मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। सत्रह 1788 से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पासा फेंका और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चला पाए। सुनाई दे रहा है वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की यह कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत
दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों की इस सलामी से पूरा शहर जागा। सदियों बाद शाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार। अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया।
अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दी। यहां बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहां के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा हुआ। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज
सैगल ढिल्लो शाहनवाज। फिर सपना साकार हुआ, भारत देश आजाद हुआ। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India shaped her fate as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a trip with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। जय हिंद। भारतं प्रणमाम्यहम्, भारतं प्रणमाम्यहम्।
जनगणमन अधिनायक जय। Uncle, sorry, excuse me, just 1 second. I'm so sorry.